औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हसास मौजू पर बात करना चाहूँगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का रोल कब तक रहेगा। ये सवाल मैं पिछले 30-35 साल से सुन रहा हूँ, जब से मैंने नजूम पढ़ना शुरू किया है, और मैं वक्तन फ़वक्तन इस सवाल का जवाब लोगों को देता रहा हूँ। आज मैं डिटेल से इस मौजू पे बात करना चाहूँगा और इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान के जो हकीकी हारोस्कोप हैं वो भी बताना चाहूँगा, और पाकिस्तान के हारोस्कोप का डाटा भी देना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हारोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए पाकिस्तान के ज़ायचों का सही तौर पर जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बेसिस पर मैं इस सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर मुख्तलिफ पाकिस्तान का ज़ायचे इस्तेमाल करते रहते हैं, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान का सन साइन यानी लियो सन साइन की बेसिस पे पाकिस्तान के बारे में बहुत सी प्रेडिक्शन करते रहते हैं, जो कि किसी तरह भी इल्म नजूम के असूलों के मुताबिक सही नहीं है, और ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी की बदनामी का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, मैंने 1999 और 2000 में पाकिस्तान के हारोस्कोप का सही डाटा हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश की है, और इस सिलसिले में मैंने बहुत सी पुरानी लाइब्रेरियाँ और ख़ास तौर पर लाहौर की 9-10 लाइब्रेरियों में अगस्त 1947 के अखबार बहुत ज़्यादा छाने हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे उन लाइब्रेरियों में कोई खातिर ख्वाह डाटा हासिल करने में कामयाबी ना हो सकी, क्योंकि अगस्त 1947 के अखबारात सही हालत में मिलना महाल है। बहुत से स्टूडेंट्स ने या रिसर्च स्कॉलर्स ने अखबारों को काट लिया है, और लाइब्रेरियों में उन अगस्त 1947 के अखबार सही सालिम मौजूद नहीं है। फिर आखिर में किसी ने मुझे बताया कि लाहौर म्यूज़ियम में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, आप वहाँ भी ट्राई कर लें। मैं लाहौर म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में गया तो खुशकिस्मती से मुझे द डेली गज़ट कराची, जो कि इंग्लिश का अखबार था, वो मिला, और वो बिल्कुल सही सालिम हालत में था। उसमें से मुझे कुछ डाटा मिला, और वो ख़ास तौर पर कायदे आज़म की ओथ का डाटा था। उसमें टाइम के साथ लिखा हुआ था 16 अगस्त 1947 का जो अखबार था डेली गज़ट कराची, उसमें कायदे आज़म की ओथ का टाइम दिया हुआ था। नाज़रीन, इसके अलावा मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और उनसे डाटा लेने की कोशिश की, और फिर मैंने अपना डाटा कंपाइल करके मैंने डॉक्टर ज़फ़र हुसैन ज़ैदी, जो कि कायदे आज़म पेपर प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद के एडिटर इन चीफ थे, उन्हें मैंने 5 सवालों का एक लेटर लिखा, और उसमें मैंने पाकिस्तान के हारोस्कोप की डाटे के बारे में उनसे क्वेश्चन की, और मैंने अपना डाटा बिल्कुल उन्हें नहीं बताया। ये मैं आपको डॉक्टर ज़फ़र हुसैन ज़ैदी साहब का लेटर, जो कि मेरे 5 सवालों के जवाबात के बारे में था, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फिर मैं 2 दफ़ा डॉक्टर ज़फ़र हुसैन ज़ैदी साहब को मिला भी। डॉक्टर ज़ैदी साहब ने जो मुझे मेरे ख़त का जवाब दिया, उसमें जो उन्होंने डाटा दिया वो मैं उसे ऑथेंटिक समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि डॉक्टर ज़फ़र हुसैन ज़ैदी साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और वो एफसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रही हैं, और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने लंदन छोड़कर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया, और यहाँ पे 16 साल वो कायदे आज़म पेपर प्रोजेक्ट के एडिटर इन चीफ रहे, और वो 20 किताबों के आथर भी हैं। वो एक शानदार शख्सियत के मालिक थे, और मेरी उनसे 2 बड़ी तफसीली मुलाकात हुई हैं। मुझे उन्होंने ये भी बताया, और वो मुझे लेटर ले के दिया, जो कि कायदे आज़म के भाई बंदे अली ने कायदे आज़म साहब को जून 1947 में लिखा था, और उसमें लिखा था कि भाई, आपको याद होगा कि फ़लाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन की थी कि आप इंडिया के बादशाह बनेंगे या रूलर बनेंगे। तो भाई, अब ये प्रेडिक्शन पूरी हो रही है, और अगस्त में आप गवर्नर जनरल पाकिस्तान बन रहे हैं। नाज़रीन, अब मैं पाकिस्तान के 2 ज़ायचों के डाटे आपको बताना चाहूँगा। शायद आपके लिए तो ये इतने इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये
काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। और क्योंकि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ मेरी इस रिसर्च का फ़ायदा पाकिस्तान के आम एस्ट्रोलॉजर्स को भी हो। नाज़रीन, ज़फ़र हुसैन ज़ैदी साहब का और मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल टाइम जो है वो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का टाइम है, पाकिस्तान की बर्थ का टाइम। दूसरे 13 और 14 अगस्त की मिडनाइट को ना कोई सेरेमनी हुई है और ना ही रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान हुआ था। रेडियो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था वो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को किया था, और इंडिया की इंडिपेंडेंस का भी यही टाइम ऑफिशियल टाइम है। लिहाजा बहुत से इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान और इंडिया का हारोस्कोप 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का बनाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और इंडिया का चार्ट न्यू दिल्ली से बनता है और पाकिस्तान का चार्ट कराची से बनता है। कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल का हलफ 15 अगस्त की सुबह 9:15 पर लिया, और सर अब्दुल रशीद ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से गवर्नर जनरल का हलफ लिया। पाकिस्तान का दूसरा हारोस्कोप 14 अगस्त का बनता है, लेकिन ये 13 और 14 अगस्त की मिडनाइट का नहीं है, बल्कि ये सुबह या दोपहर से पहले का हारोस्कोप है, जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कराची में खिताब किया और किंग जॉर्ज शशम का मैसेज कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को पढ़कर सुनाया और उसमें पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। दूसरे कायद-ए-आज़म के गवर्नर जनरल बनने का ऐलान किया, और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको पाकिस्तान की पावर सौंपी। नाज़रीन, ये टाइम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 11-12 बजे तक किसी के भी वक्त का टाइम था, और ये एग्जैक्ट टाइम कोशिश के बावजूद कहीं से नहीं मिल सका। डॉक्टर ज़फ़र हुसैन ज़ैदी साहब भी ये टाइम नहीं बता सके एक्चुअल टाइम, लेकिन मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, रेक्टिफिकेशन यूज़ करते हुए इस हारोस्कोप की भी करेक्शन करने की कोशिश की थी, और मैं पाकिस्तान का असेंडेंट इस टाइम का विर्गो असेंडेंट यूज़ करता हूँ। नाज़रीन, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और उस दिन शब कदर थी या 27 रमज़ान थी, तो 14 अगस्त को शब कदर नहीं थी और ना 27 रमज़ान थी, बल्कि 26 रमज़ान थी। 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को शब कदर थी और 27 रमज़ान थी। तो लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही शब कदर के रात को आज़ाद हुए हैं। लिहाजा जो एस्ट्रोलॉजर 13 और 14 अगस्त की मिडनाइट का पाकिस्तान का हारोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख़्याल में वो शायद इतना सही नहीं है, क्योंकि 14 अगस्त का अगर हारोस्कोप इस्तेमाल करना है तो वो सुबह का या दोपहर से पहले का हारोस्कोप होना चाहिए, या 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का हारोस्कोप होना चाहिए। नाज़रीन, किसी दौर में मेरा मरहूम हनीफ रामे, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और 1995-96 में पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उस दौरान मेरा उनसे काफ़ी करीबी ताल्लुक़ था। और हनीफ रामे साहब फरमाते थे कि जब हम बच्चे थे तो हम 15 अगस्त को मनाया करते थे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो 14 अगस्त कर दिया गया। तो अक्सर वो ये मुझसे बात किया करते थे कि पाकिस्तान का 15 अगस्त ही का हारोस्कोप आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ये दो किताबें दिखाना चाहूँगा। इसका नाम है द बुक ऑफ वर्ल्ड हारोस्कोप। ये एक इसका 1988 का एडिशन है, और ये दूसरा 2004 का रिवाइज और एनलार्ज एडिशन है। इस किताब में दुनिया के तमाम मुल्कों के हारोस्कोप दिए गए हैं, और बाज़ मुल्कों के कई हारोस्कोप हैं मुख्तलिफ औकात में, जैसे इंग्लैंड के, USA के कई हारोस्कोप मिलते हैं। नाज़रीन, इस किताब में एक पाकिस्तान का 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का हारोस्कोप है, और दूसरा 1956 का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हारोस्कोप है। लेकिन इस किताब में एक तीसरा हारोस्कोप भी ऐड किया गया है, जिसका डाटा मैंने प्रोवाइड किया था, और इसके आथर निकोलस कैंपियन के साथ मैं 1999 में भी और 2000 में भी ईमेल पर इन टच था, और हम दोनों एक ही सोसाइटी के मुख्तलिफ औकात में मेंबर रहे हैं।
तो मैंने इसकी करेक्शन के लिए काफ़ी जो मेरे पास डाटा था वो मैंने इसे प्रोवाइड किया और उसने मेरे नाम और सोर्स के साथ इस किताब में ये डाटा दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हारोस्कोप में वो कौन से कम्बिनेशन हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ भी लगे हैं और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का रोल आम दीगर कंट्रीज़ के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह मरीख का पाकिस्तान के दोनों जायचों में बहुत ज़्यादा पावरफुल होना है और जायचे के 10वें घर को भरपूर नज़र से देख रहा है या 10वें घर में मौजूद है। ये पाकिस्तान का पहला हारोस्कोप है जो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट का हारोस्कोप है। ये एरीज साइन की 25वीं डिग्री राइज कर रही थी उस वक्त कराची में और मरीख तीसरे घर में बड़ी ही पावरफुल पोजीशन पे बैठा था। तीसरे घर में मरीख को काफ़ी ज़्यादा पावर हासिल होती है और यहाँ बैठ के ये जायचे का छठा घर जो आर्मी को रूल करता है, किसी भी मुंडेन हारोस्कोप में छठा घर आर्मी से रिलेटेड है और उसे देख रहा है बड़ी अच्छी नज़र से। और दूसरे ये 9th हाउस को और सबसे बढ़ के ये 10वें घर को 8वीं नज़र से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरीख की 8वीं नज़र भी उसी तरह पावरफुल समझी जाती है जैसे चौथे और 7वें घर की नज़र है। तो ये जो पावर अथॉरिटी का घर है उस पर मरीख की फुल नज़र का होना, जो कि जायचे का मालिक सियारा है, वो मरीख को या मरीख से रिलेटेड जो प्रोफेशन है जैसे आर्मी है और पुलिस है, आर्मी और पुलिस को बहुत ज़्यादा ताकत बख्शता है। ये कैप्रिकॉर्न साइन है और ये मरीख का शर्फ का घर भी है, लिहाजा अपने शर्फ वाले घर को 8वीं नज़र से मरीख का देखना मरीख को बहुत ज़्यादा पावरफुल करता है और 10वें घर में आर्मी और पुलिस को पावरफुल करता है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस भी कितनी पावर अथॉरिटी इंजॉय करती है। अब मैं आपको पाकिस्तान का ये दूसरा हारोस्कोप दिखाता हूँ जो कि 14 अगस्त की सुबह का हारोस्कोप है और इसमें ये विर्गो साइन राइज कर रहा था। नाज़रीन, विर्गो नेशनल हारोस्कोप का भी और पाकिस्तान के हारोस्कोप का भी छठा घर बनता है। पाकिस्तान के उस हारोस्कोप का जो कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट का हारोस्कोप है उसका छठा घर विर्गो बनता है। विर्गो राइज कर रहा था उस वक्त कराची में जिस वक्त कायद आज़म को पावर हैंड ओवर की गई है। और यहाँ से अगर देखें तो मरीख मार्स 10वें घर में मौजूद है। 10वां घर जो कि पावर और अथॉरिटी का घर समझा जाता है और किसी भी जायचे का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी और नेटल एस्ट्रोलॉजी यानी बर्थ हारोस्कोप में भी सबसे इंपॉर्टेंट घर समझा जाता है। उसमें मरीख का यूरेनस और मून के साथ बैठे होना बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन है। मून का मरीख के साथ होना आर्मी का अवाम में पॉपुलैरिटी होना भी शो करता है। मरीख यहाँ से जायचे के पहले घर यानी असेंडेंट को 4th नज़र से देख रहा है और 7वीं नज़र से जायचे के चौथे घर को जो कि मासिस को रिप्रेजेंट करता है और असेंडेंट जो है वो नेशन को, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों घरों को देख रहा है। तो मरीख का असर इस जायचे में 10वें घर पे, पहले घर में और चौथे घर में, इसके अलावा 5वें घर को भी 8वीं नज़र से देख रहा है। ये पाकिस्तान के इस जायचे में भी आर्मी को और पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटी देता है। ये मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर तौर पर सिर्फ मरीख का रोल बताया है कि पाकिस्तान के दोनों जायचों में मरीख का क्या रोल है। और मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको नहायत ही हैरान कुन फैक्ट मरीख के बारे में बताता हूँ और मंगल के बारे में बताता हूँ। मंगल हिंदी में मरीख का नाम है और मंगल वाला दिन भी मरीख से मंसूब है। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं और चारों मंगल के दिन लगे हैं। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। उस दिन मंगल का दिन था। 25 मार्च 1969 को याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाया और ये भी मंगल का दिन था। 5 जुलाई 77 को ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया और ये भी मंगल का दिन था। 12 अक्टूबर 99 को जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और ये भी मंगल का दिन था। यानी ये चारों मार्शल लॉ मरीख के दिन लगे हैं। इससे आप लोग नजूम की हक्कानियत और सच्चाई को बखूबी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक भी सियारा किसी हारोस्कोप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो वो कैसे उस कंट्री के हालात व वाक़यात पर असरअंदाज होता है। मैं यहाँ
ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ज़ायचों की रोशनी में पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल जारी रहेगा और ये रोल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अलावा पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन और कई दीगर पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट मामलात में हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपना रोल प्ले करती रहेगी। मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात आने वाले सालों में जिस वक्त मरीख़ पर स्लो मूविंग और बैड सियारों का ट्रांजिट होगा या प्रोग्रेशन और डायरेक्शन में मरीख़ बैड होगा या इसके अलावा दशा सिस्टम में भी अगर मरीख़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो टेम्परेरली पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम हो जाए या कुछ शॉर्टर पीरियड के लिए ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ जो नेचुरल करैक्टर है पाकिस्तान के हारोस्कोप्स का, उसकी रोशनी में तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का रोल जारी रहेगा। ये सारी बात बिल्कुल इम्पार्शल होकर पाकिस्तान के हारोस्कोप्स की रोशनी में कह रहा हूँ और कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर मेरे इस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को चैलेंज करना चाहे तो मैं बखुशी उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।